तो आप सभी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ। और ये सेशन में आप सभी हाल फिलहाल में हुए करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण पक्षों को जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी के सामने ये देख पा रहे होंगे, ये वाइट गोल्ड है, लिथियम है ये। और अभी आपको पता होगा कि भारत में लिथियम के भंडार मिले हैं। और लिथियम के भंडार ये कहाँ मिले हैं भारत में? ये मिले हैं जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में। जम्मू कश्मीर के सियासी जिला है। सियासी जिला में एक क्षेत्र है आपका, सियासी जगह जिला में एक क्षेत्र है सलाल हैमाना क्षेत्र। लिख लीजिएगा आप सभी लोग, सलाल हैमाना क्षेत्र। यहाँ पे लिथियम के भंडार मिले हैं। अब ये भंडार अनुमानित भंडार हैं। अभी इसको लेकर के जो कोई भी मिनरल मिलता है वो कई चरणों में उसका परीक्षण किया जाता है। तो अभी जीवन परीक्षण किया गया इसका। तो हमारे यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन, ठीक है, कितना? 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है। इसको वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक जो आपकी बैटरीज होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलियन टन। अभी तक क्या था, इसके लिए हम पूरी तरीके से आश्रित थे, विश्व के कई सारे देशों पे आश्रित थे। तो लिथियम जो है आपका इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप इसको समझिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सलाल हैमाना क्षेत्र है, वहां पर 5.9 मिलियन टन क्या मिला है आपका? लिथियम मिला है। ठीक है, और ये अनुमानित भंडार है आपका। अब इसको लेकर देखिए, एक संस्था है आपकी इंटरनेशनल लेवल पे जिसका नाम है यूएनएफसी 1997। ये आपका जो है यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है, अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क है, 1997 में हुआ था। ये आपका इसलिए बनाया गया है कि जो अनुमानित संसाधन है, जो भी आपके खनिज प्राप्त होते हैं, उनको लेकर एक मानक तैयार किया है इसने, जिसके तहत ये पता किया जा सके कि वहां पे कितने खनिज हैं। ठीक है, तो ये भी आपका नाम चर्चा में आएगा। यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछ सकता है यूएनएफसी 997 क्या है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है जो कि विश्व के कई सारे देश इसमें जुड़े हुए हैं। तो जब कोई भी जमींदोज आपके खनिज मिलते हैं, चाहे वो ठोस ईंधन हो, खनिज वस्तुओं के भंडार हो, संसाधन हो, तो उसके रिपोर्टिंग की एक प्रणाली है यूएनएफसी 993। और इसके तहत जो है मानक दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसको डेवलप किया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के द्वारा। ये मानक किसने डेवलप किए हैं? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग ने। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग ने, आर्थिक आयोग। तो लिथियम के भंडार मिले हैं और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग ने मानक जो है आपके क्या किए हैं? पता किए हैं कि भाई कितने जो है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पर देखिए खनिजों की एक रिपोर्टिंग होती है और खनिजों की रिपोर्टिंग को 4 स्तरों में बांटा गया है। 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है G4, फिर होता है G3, फिर आपका G2 और G1। ठीक है, G4 में बस एक परीक्षण किया जाता है कि अच्छा यहाँ पे कोई खनिज है। G4 सबसे पहले G4 होता है जिसमें परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के बाद जो G3 है, G3 में एक तरीके से प्राथमिक अन्वेषण होता है, प्राथमिक खोज होती है, प्राथमिक अन्वेषण होता है। तो अभी जो हमें पता चला है इसी उसमें पता चला है। अब इसके डेटा पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम इसी स्टेज में इसको पता कर पाए हैं। इसके बाद सामान्य अन्वेषण होता है, फिर विस्तृत अन्वेषण होता है। अभी इसका सामान्य अन्वेषण चल रहा है, सामान्य अन्वेषण होता है, ठीक है, और इसके बाद विस्तृत अन्वेषण होता है, विस्तृत अन्वेषण होता है। तो ये चरण बताए गए हैं किसके द्वारा? यूएनएफसी के द्वारा, यूएनएफसी 997 के द्वारा ये चरण बताए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये आपके जो है प्राप्त हुए हैं भंडार। अब देखिए आपको पता है कि लिथियम जो है आपका रिचार्जेबल बैटरी जो होती हैं, जिनमें बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं, उनमें प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा।
और इसी कारण से इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये आपका सफ़ेद कलर का होता है, आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका सफ़ेद कलर का होता है, चांदी जैसी सफ़ेद धातु होती है, उसी तरीके से इसको देखा जाता है। तो ये आपका हार्ड रॉक में मिलता है और कई जगह पे ब्राइन पुलों में वाष्पीकरण द्वारा भी इसको निष्कर्षण किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है इसका? जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप की बैटरी में भी लिथियम का प्रयोग होता है। मोबाइल की बैटरी, जो आप मोबाइल देख रहे हैं, इसमें भी आपका लिथियम का प्रयोग होता है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में चल रहे हैं, वहाँ पर भी जो बैटरी बन रही हैं उसमें भी लिथियम का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो अभी हमारा जो लिथियम, भारत जो है ना ज़्यादातर इम्पोर्ट करता था। हम क्या करते थे? इम्पोर्ट करते थे। अभी देखिए, विश्व में लिथियम वाले जो देश हैं, सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है चिली में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, और इसके बाद अर्जेंटीना में। 5 देश में आपको 3 देश बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा है चिली में लिथियम, चिली के बाद है दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में है, और तीसरे नंबर पे आपका अर्जेंटीना में भी लिथियम पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिथियम वाले टॉप 3 कंट्री ये हैं आपके। लिथियम ट्रिकोड भी बोला जाता है। चिली, अर्जेंटीना और बोलेविया, ये सारे आपके दक्षिण अमेरिका वाले देश हैं। इन तीनों देशों में लिथियम के अपार भंडार पाए जाते हैं। इसको लिथियम त्रिकोण भी कहते हैं। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना और बोलेविया, इन तीनों कंट्री को लिथियम त्रिकोण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिथियम के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में देखो लिथियम के भंडार अभी तक जहां जहां मिले, एक तो कर्नाटक में लिथियम है, हमारे यहाँ पे मांडा जिला में लिथियम है, काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं। राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मीका बेल्ट है, यहाँ पर भी पाए गए हैं। और आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पेगेमाइट बेल्ट है, वहाँ पर भी प्राप्त हुए। गुजरात में रन ऑफ कक्ष में प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतने बड़े भंडार हमें सुनने में आ रहे हैं। तो वर्तमान में भारत जितना भी लिथियम है वो ज़्यादातर आयात करता है, इंपोर्ट करता है। लिथियम बैटरी भारत में आयात होती है, वैसे भी लिथियम बैटरी बनती है विदेशों में और फिर भारत में इंपोर्ट करते हैं। तो अब जो है ये मिल जाने से सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक उपकरण आने वाले समय पे यदि इसको सही तरीके से हम प्रयोग कर पाए तो इलेक्ट्रिक उपकरण हमारे यहाँ पे सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक उपकरण सस्ते होने के साथ साथ ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। लिथियम को लेकर के इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है? तो अभी तक हम इंपोर्ट करते हैं और ये पहली बार जम्मू कश्मीर में इतने बड़े भंडार मिले, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्लियर है, स्पष्ट है? तो ये आपको ध्यान रखना है और ये जो आपका इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ठीक, तो लिथियम को लेकर के ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में भंडार मिले, सभी लोग इसको जानते हैं। ये आप देख रहे हैं तबाही के मंजर हैं, आप सभी शायद चर्चा में पिछली बार बहुत रहा है, और ये बड़े तबाही के मंजर हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और ये तुर्की में भूकंप आया है, उसकी कुछ आपके सामने तस्वीरें हैं। तुर्की के भूकंप की तस्वीरें हैं, और ये भूकंप आया था 6 फरवरी को। तुर्की और सीरिया क्षेत्र में भूकंप आया था 6 फरवरी 2023 को। भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे मदद पहुँचाई गई थी, आपदा राहत पहुँचाई गई थी। आप और देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपकी हाई राइजिंग बिल्डिंग है, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। तो यहाँ पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था तुर्की में, और आपको पता है ये पूरी तरीके से टेक्टोनिक गतिविधियों वाला क्षेत्र है। ईपी सेंटर जो आपका था तुर्की में एक जगह था गाजियाटेप, ये आपका ईपी सेंटर था। मतलब कि यहीं पर भूकंप आपका पहली बार जो है पृथ्वी में पहुंचा, मतलब उद्भव हुआ। तो गाजियाटेप शहर के पास जो है आपका यहाँ पे ईपी सेंटर था, और इसके कारण से जो है मतलब बड़े स्तर पे तुर्की और सीरिया, इन दोनों देशों में बड़े स्तर पे क्षति हुई है। आप ये तस्वीर से अनुमान लगा सकते हैं क्या हालत हुई होगी, है ना। पूरी का पूरा ये शहर आपका जो है ध्वस्त हो गया है, और ऐसे में लगभग 57,000 लोग, एक बड़ी त्रासदी के तौर पे लोग इसमें समाप्त हो गए तुर्की के भूकंप में। तो एक तो आपको ये याद ध्यान रखना है।
अब इसमें भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था राहत और बचाव कार्य का, जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। क्या नाम था? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था और ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से तुर्की के लिए बहुत सारी मदद हमने दी थी। ठीक है, बहुत सारी मदद दी थी। और इसमें भारत के द्वारा मलबे के नीचे जो लोग फंसे हुए थे, ये मलबा आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके नीचे फंसे हुए थे, इसके लिए गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन, एक ड्रोन हमने प्रयोग किया था। और डॉग स्क्वाड भी भारत से यहाँ से गया था, उसके द्वारा भी काम किया गया था। भारत ने राहत सामग्री भी यहाँ पर बड़े स्तर पर भेजी थी। और साथ ही हमारा जो आपदा राहत बल है, NDRF है, उसको भी यहाँ से भेजा था C-17 ग्लोब मास्टर विमान में। तो यहां से बड़े स्तर पर राहत और आपदा बचाव कार्य के लिए भारत के द्वारा काम किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त याद रखिएगा। और ये तुर्की में भूकंप जो है आपका 6 फरवरी को भूकंप आया है। ठीक है, और 6 फरवरी को ये भूकंप जो आया है ये 7.8 तीव्रता का था, जिससे तुर्की में 57,000 लोग तुर्की और सीरिया दोनों में खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बात रही आपके जो है तुर्की की। भारत की हालत भी खराब थी। अभी देखो, एक ऑपरेशन गंगा मैंने बताया था, ऑपरेशन गंगा रसिया और यूक्रेन का दोनों से जुड़ा हुआ है। रसिया यूक्रेन में जो फंसे, यूक्रेन में फंसे भारतीय थे, उनको वहां से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, चलिए अभी मैं कुछ ऑपरेशन और बताऊंगा, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। अभी सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका जोशीमठ है हमारा, ये उत्तराखंड का है और चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका। चमोली में ही आपका ये जोशीमठ एक जगह है। जोशीमठ में आपको पता होगा जनवरी 2023 में इसरो ने एक रिपोर्ट दी थी और बताया था कि भाई भूधसाव हो रहा है, बहुत तेज़ी से ज़मीन नीचे धंस रही है। अब देखो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चल रहे हैं, 4 धाम यात्राएं जो हैं उनको आसान बनाने के लिए, सहूलियत के लिए रेलवे मार्ग बिछाया जा रहा है, बड़े स्तर पे पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे लैंड जो है नीचे धंस रही है। और उसी का जो है परिणाम ये था कि जोशीमठ में लोगों के घर पूरे टूट गए, बड़ी संख्या में लोगों के घरों में दरारें आ गईं, जगह पूरी तरीके से घरों टूट, लोगों को विस्थापन करना पड़ा। ठीक है, तो जोशीमठ चमोली जिले का एक छोटा सा शहर है। ठीक है, और जोशीमठ में बड़े में लगभग 9 सेंटीमीटर का धंसाव उत्पन्न हुआ है। 9 सेंटीमीटर जमीन नीचे धंस चुकी है। ठीक है, और इसके कारण से पूरे घर द्वार सारी चीज़ें टूट चुकी है। इसरो ने इसको तैयार करने के लिए एक उपग्रह का प्रयोग किया था, जिसका नाम था कार्टोसैट 2S। एक उपग्रह का प्रयोग किया गया था जिसका नाम है कार्टोसैट 2S। कार्टोसैट 2S, इस उपग्रह का प्रयोग करके ये सारी की सारी तस्वीरें आपकी खींची गई थी और इससे जानकारी प्राप्त की गई थी कि जोशीमठ कितना धंसा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जोशीमठ के बारे में आपको और बता दूं, जोशीमठ क्या पूरा उत्तराखंड भूकंपीय जोन 4 में आता है। किस में आता है? भूकंपीय जोन 4 में। तो भूकंपीय जोन 4 आपका सबसे हाईएस्ट जो है भूकंपीय जोन है। ये तो लैंडस्लाइड है जो कि जो वहाँ पे गतिविधियाँ चल रही डेवलपमेंट की, उसके कारण से चीज़ें हुई हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जनवरी में ये घटना भी बहुत खतरनाक थी आपकी। अब चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट अगली न्यूज़ है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बन रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा घोषणा की गई है कि हरियाणा में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गोरखपुर। देखो, एक तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है, ये आपका हरियाणा का है गांव गोरखपुर। गोरखपुर, यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? यहाँ पर परमाणु विद्युत संयंत्र बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? परमाणु विद्युत संयंत्र बनाया जा रहा है। तो ये उत्तर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र होगा। यहाँ पे लगभग 560 हेक्टेयर भूमि पर ये बन रहा है। 2800 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा की जाएगी। 2800 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा की जाएगी। ठीक है, तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। कहाँ पे? हरियाणा के गोरखपुर में। गोरखपुर पावर प्लांट है आपका ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको 2 चरणों में काम किया गया। इसका शिलान्यास वैसे 2014 में हो गया था। 2014 में इसका शिलान्यास किया गया था इस पावर प्लांट का। इसका पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, और 2028 में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। 2028 में पूरी तरीके से बन जाएगा आपका। तो केंद्रीय मंत्री हैं और उनके द्वारा बोला गया कि परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने के लिए ये जो है पूरा तरीके से काम किया जा रहा है।
और इसमें देखिए गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत योजना के तौर पे ये पूरा का पूरा आपका बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 यूनिट बनाई जाएंगी और लगभग 2800 मेगावाट जो है आपकी विद्युत क्षमता उत्पादन के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? हरियाणा में फतेहाबाद जिला पड़ता है, वहां पर है गोरखपुर आपका, फतेहाबाद जिला में, फतेहाबाद जिला, वहां पर है गोरखपुर गांव, वहां पर बन रहा है आपका विद्युत संयंत्र। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। देखिए अभी तक दक्षिण भारत में ज्यादा हम केंद्रित थे, दक्षिण भारत में कुड़ाकुलम हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, काफी ज्यादा यहीं पे बन रहे थे। अब उत्तर भारत में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की काम चल रहा है बहुत तेजी से। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो केंद्र का हरियाणा को सबसे बड़ा तोहफा ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहले देश के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारतीय राज्यों में ही, महाराष्ट्र तक सीमित थे। अब केंद्र सरकार इनका विस्तार कर रही है उत्तर भारत में। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह जी हैं केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री दिल्ली, इनके द्वारा ये पूरा का पूरा वक्तव्य दिया गया है। चलिए, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ बन सकता है। दूसरा देखिए, ये हमारा इसरो का रॉकेट है। ठीक है, सबसे बड़ा रॉकेट है, मार्क 3 है, GSLV मार्क 3। ठीक है, ये लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है आपका, GSLV मार्क 3। इसके तहत अभी 36 उपग्रहों की उड़ान भरी गई है, 36 उपग्रह। तो अभी आपको पता है कि इसका एक इसरो का ही एक कमर्शियल जो है आपका संस्थान है जिसका नाम है एंट्रिक्स। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा 26 मार्च 2023 को भारत का सबसे बड़ा और सबसे भारी आपका जो लॉन्च व्हीकल है, जिसको हम बोल रहे हैं LVM-3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3, रॉकेट से श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसमें ब्रिटेन के लगभग ये आपके सारे के सारे उपग्रह थे। ब्रिटेन के एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के लगभग OneWeb के 36 उपग्रहों को हमने यहां से लॉन्च किया। तो ये ब्रिटेन के उपग्रहों को लॉन्च किया गया है और इसमें भारत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करता जा रहा है कि विश्व के देश, क्योंकि भारत से उपग्रहों को लॉन्च कराना बहुत सस्ता पड़ता है, इसरो ने इस तरीके से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और 100% सक्सेस रेट है ना। आज तक जो है पहले PSLV था, अब GSLV है, तो GSLV से बहुत बड़ी संख्या में हम उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो विश्व में ब्रॉडबैंड सेवाओं को जो है बेहतर करने की दिशा में OneWeb ये उपग्रह आपके छोड़े गए। क्लियर है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछता रहता है। तो ये आपको पता है, ये लॉन्चिंग पैड है, ये लॉन्चिंग बिल्डिंग है, इस लॉन्चिंग बिल्डिंग की तस्वीर आप हमेशा देखते हैं। और ये आपका जो है ये देखिए, आप देखिए पहले SLV था, SLV मतलब कि आपका जो है ये भी एक लॉन्च व्हीकल है। फिर इसके बाद PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब GSLV मार्क 3 है, सबसे बड़ा है हमारा। ठीक है, इसमें उपग्रहों को हम भेजते हैं। ठीक है, और ये लॉन्च बिल्डिंग है, ये लॉन्च बिल्डिंग है। ठीक है, इसी बिल्डिंग में आप हमेशा तस्वीरें देखते होंगे। तो इसरो के द्वारा ये पूरा एक क्रमिक विकास किया गया है, तो अभी ये छोड़ा गया, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता होगा कि अभी सूडान में भारतीय नागरिक बहुत फंसे हुए थे और सूडान में हमारे भारतीय नागरिकों के फंसे होने के कारण से उनको बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी वहाँ पे देखिए थोड़ा सा गृह युद्ध जैसी स्थिति है। ठीक है, तो भारतीयों को वापस स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का नाम दिया गया है। दक्षिण भारत में ये कावेरी प्रमुख नदी है और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होते हुए बहती है ये। ठीक है, तो स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, इसी कारण से इस नदी का नाम ऑपरेशन कावेरी इसको जो है कहा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक इसको कावेरी क्यों नाम दिया गया है, तो इसका जवाब भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कह रहे थे कि नदियाँ बिना किसी बाधा के अपनी मंजिल तक पहुँचती हैं और इसीलिए जो है यह ऑपरेशन नदियों के नाम पे रखा जाता है कि उनके बच्चों को घरों तक पहुंचाने की बात की, मतलब जो बच्चे हैं वो जो फंसे हुए नागरिक हैं उनको घर तक पहुंचाने की बात की जाती है। तो देखिए अभी सूडान में क्या है, सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री ये दोनों के बीच में लंबा संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष के कारण से आर्मी चीफ जनरल अब्दुल सत्ताह अल बुरहान और पैरामिलिट्री के जो आपके हैं चीफ हमदान दगालो,
इनके बीच में संघर्ष चल रहा है, मतलब आपस में ही सेनाएं लड़ रही हैं वहां पे, ठीक है। और ये संघर्ष आज से नहीं चल रहा है, 2021 से चल रहा है और स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। तो देश की दो ताकतवर फोर्स आपस में ही लड़ रही है, बताइए, ठीक है, और एक दूसरे के वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे की गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। इसी कारण से जो है वहां से भारतीयों को निकालना, तो इसको सूडान संकट के नाम से भी जानते हैं। तो सूडान संकट के कांड से ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकाला जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन कावेरी के कांड से भारतीयों को निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ रैपिड करंट अफेयर्स है, मैं उसको आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आप फास्ट याद कर लें। देखिए, एक आपका अभी विश्व मलेरिया दिवस 2023 आपका अभी हुआ था, तो विश्व मलेरिया दिवस की इस बार थीम रखी गई थी टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया। ध्यान रखिएगा एक बार, टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया आप लिखते जाओ। विश्व मलेरिया दिवस हुआ था, उसमें टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया उसका रखा गया था। भारत ने 2030 तक मलेरिया पूरी तरीके से समाप्त करने को लेकर के लक्ष्य रखा है। और आपको पता है कि एनाफ्लीज मच्छर होता है, एनाफ्लीज मच्छर के काटने, मादा एनाफ्लीज होती है, उसके काटने से मलेरिया आपका होता है। तो टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया ये थीम रखी गई थी इस बार के उसमें। एक चीज और याद ध्यान रखिएगा, भारत की पहली वाटर मेट्रो चलाई गई कोच्चि में, जल के अंदर से मेट्रो चलाई गई कोच्चि में, यह भी लिख लीजिए। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहां चलाई गई, ठीक है। मैं कुछ रैपिड करंट अफेयर्स आपको करवा रहा हूं ताकि आप फास्ट कुछ करंट अफेयर्स लिख लें। कोच्चि में कहां चलाई गई, कोच्चि में कहां चलाई गई, कोच्चि में। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई कोलकाता में, जो पानी के नीचे से जा रही थी वो है कोलकाता में, ठीक है। तो भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में और अंडर वाटर मेट्रो कहां चलाई गई, कोलकाता में। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, एक विश्व बैंक के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। विश्व बैंक के द्वारा जारी इंडेक्स है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सा है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भारत का 38वां स्थान है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो लॉजिस्टिक है, गुड्स है, सम्मान है, उसमें से भारत का 38वां स्थान है, ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में समय समय पर निवेश समितियां होती रहती हैं, तो इसमें सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट पाने वाला जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर को सबसे ज्यादा निवेश मिला है, इसके बाद सोनभद्र को मिला है, फिर बरेली, लखनऊ, कानपुर नगर, ठीक है। थोड़ा सा टॉप 5 आप लिख लीजिए। सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट किसको मिला है, गौतम बुद्ध नगर को, फिर सोनभद्र को, फिर बरेली को, फिर लखनऊ को, फिर कानपुर नगर को, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बनारस में एक कुंभ मेला आयोजित किया गया। बहुत फास्ट लिखिए जितनी चीजें बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में टॉप 5 जिले जिनको निवेश प्राप्त हुआ है, नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर, बरेली, माफ करिएगा, सोनभद्र, फिर बरेली, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बनारस में एक जो है मेले का आयोजन किया गया था, गंगा पुष्करम कुंभ मेला आयोजन। ये देखो, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा रैपिड बता रहा हूं। गंगा पुष्करम कुंभ का आयोजन किया गया था अभी, कहां पे, वाराणसी में। ये भी आपको रफली याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो है एक दो करंट अफेयर्स और बताऊंगा, इसके बाद आपको फिर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, अभी देखिए हाल फिलहाल में जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल, जिसने जल बजट बनाया है। जल बजट बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरल, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अज्ञात शव, जितने भी अज्ञात शव हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है, उनके डीएनए का डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पहला बना है आपका हिमाचल प्रदेश। हाँ, तो अज्ञात शवों का डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, अज्ञात शवों का डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य आपका बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलो, आज के लिए कुछ इतना ही करंट अफेयर्स रखेंगे। अभी धीरे धीरे मैं रैपिड करंट अफेयर्स आपको करवाना चालू करूंगा, जिसमें रैपिड कुछ 2 4 6 करंट अफेयर्स ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई बातें थी। देखिए आज हमने क्या क्या किया,
सबसे पहले मैंने लिथियम के भंडार आपको बताए, ठीक है, कि भारत में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं आपको। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बड़ा चर्चा में रहा है और लिथियम को ही व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये आपको लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर के सियासी क्षेत्र में, सलाल हैमाना क्षेत्र में आपके लिथियम के भंडार मिले हैं। और लिथियम के भंडार के बाद दूसरा जो मैंने आपको बताया, दूसरा टॉपिक मैंने बताया तुर्की में भूकंप आया है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 6 फरवरी 2023 को। तो मैं एक बार आपदाओं से जुड़े तुर्की और सीरिया दोनों जगह पे आया है। ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था यहाँ पे राहत आपदा के लिए, ठीक है, राहत आपदा के लिए। इसके बाद ये जोशीमठ की स्थिति है, जोशीमठ में भी स्थिति खराब हुई थी जनवरी में, ठीक है। और कोर्टोसैट 2S के द्वारा इसरो ने बताया था कि लगभग 9 सेंटीमीटर ज़मीन धंस चुकी है नीचे। इसके बाद जो है ये उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका फतेहाबाद गोरखपुर में लगाया जा रहा है, हरियाणा में, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका ये इसरो का लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, GSLV मार्क 3, उसके द्वारा जो है 36 उपग्रहों को ब्रिटेन के अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है। तो ये आपके इसरो का बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था आपका सूडान में, जो भारतीय फंसे हुए थे उनको लेकर के, ठीक है। और कुछ रैपिड आपको मैंने बताया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए।